लेकिन अब पहली बार अमेरिका एक सिग्नल दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के जरिए कि अब किसी ताकतवर का कमजोर देश पर हमला करके उस पर कब्जा करना ये यूक्रेन के लिए बड़ा मुश्किल है। जेलेंस्की का बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी टेंस है क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अमेरिकन पैसा, अमेरिकन वेपनरी अगर नहीं आएगा तो उनके लिए इस जंग को चलाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो फॉक्स न्यूज पे जाकर के उन्होंने उनको काउंटर किया वहां पर जाकर के कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, अगर मुझे सौदा नहीं करना है, अगर मुझे डील नहीं चाहिए, मैं क्यों आया हूं अमेरिका में जंग के दौरान। मोदी साहब के सामने भी बोल दिया ब्रिक्स इज डेड। क्यों बोल रहे हैं? एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल पावर ब्लॉक का उरूज डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अकेला रशिया जो है वो इवन यूक्रेन के ऊपर भारी नहीं हो सका। कितने सालों से जंग चल रही है, कितना बड़ा मुल्क है। इट कुड हैव इजीली ओवरपावर्ड यूक्रेन, बट डिस्पाइट ऑल द बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट डू इट। सो व्हाट कैन बी द मेजर रीज़न के वो अपना हाथ इतना बढ़ाना चाहते हैं और ये ट्रूस ला के बेहतर संबंध रशिया के साथ करना चाहते हैं अपने दूसरे दोस्तों को नाराज़ करके। द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਟਕਰਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਉਹ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਓਵਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਪੈਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀ ਮੁਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਪਲੀकेशंस हो सकती हैं। मनी मुकुट जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी। सो मनी जी, जो हमने देखा ये पहली बार हुआ दुनिया में कि असल में जब डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग्स होती हैं तो बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, लेकिन कभी वो लोगों के सामने ऐसे नहीं दिखाई जाती जैसे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बुला के सब कुछ किया। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? वॉज देयर अ पर्पस बिहाइंड इट दैट दिस वॉज शोन टू द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, और वॉज देयर समथिंग बिहाइंड इट? फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव डू यू सी इट? अभी जी, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये आपने भी बहुत साल जर्नलिज्म किया है, हमने भी किया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई वाकया नहीं याद आता है जब दो बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कुछ इस तरह से किया हो, एक दूसरे के साथ पब्लिकली आकर के एक आर्ग्यूमेंट हुआ, काफी मतलब बड़ा आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। एक तो ये कि ज़ेलेंस्की के साथ डील होनी थी, और डील वो यूक्रेन के हक में तो नहीं था। यूक्रेन को बेसिकली जो पैसा अमेरिका ने दिया, या जो रसद या कुमक दिया अमेरिका ने, उसके एवज में यूक्रेन को अपने जो है नेशनल रिसोर्सेस के रेवेन्यू का 50% देना था। बेसिकली वो है मोटा मोटा रेयर अर्थ मिनरल जिससे वेपन्स बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है, विंड टर्बाइंस वगैरह। इन सब के लिए जो है वो अमेरिका वो अपना फायदा देख रहा था। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये ज़ेलेंस्की का वहां पर जाना और ये डील करना ही दरअसल एक उनके लिए एक जिल्लत का एक मौका था। लेकिन जिस तरह से ये हुआ, एक तो ये प्रोटोकॉल वायलेशन हुआ है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ मिल करके दोनों हजरात दूसरे देश के एक प्रेसिडेंट को इस तरह से आड़े हाथों लेते हैं और इस तरह से उनको जलील करते हैं, ये पहले मैंने देखा नहीं है। ना ही मतलब वो अमेरिकन तो प्रोटोकॉल के बड़े पाबंद होते हैं, तो उन्होंने ये गलती कैसे कर दी, इस पे बात करने लायक बहुत कुछ है मेरे ख्याल से। लेकिन जो ये बात भी उठ रही है कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, हरप्रीत जी, यहाँ पर सही से जवाब देना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि शुरू में आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शुरू में तो अच्छी बातें कह रहे हैं जो एक वर्ल्ड लीडर को कहना चाहिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहना चाहिए, वो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जेडी वैंस बीच में घुस जाते हैं आखिर की तरह। आखिर का 10 मिनट में हुआ है जो भी हुआ है। जी जी बिल्कुल। घुस जाते हैं, उसके बाद फिर वो
इधर-उधर की बातें वो करने लगते हैं, जिससे ज़ेलेंस्की जो है प्रोवोक हो जाते हैं। प्रोवोक होना ही था, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प भी कह रहे थे कि लुक एट हाउ मच हेट्रेड दिस गाय हैज़ फॉर द अदर गाय। इस तरह से जो वो बात कह रहे थे ज़ेलेंस्की के बारे में, और उधर से बोल रहे हैं कि पुतिन भी इनको उतनी ही नफ़रत करते हैं इनसे। तो ये एक आई थिंक एस्केलेशन हो रहा था, धीरे-धीरे बिल्डअप हो रहा था। जेडी वेंस ने जो बोल दिया, उसके बाद फिर इन्होंने जो पलट के बोला कि आपको लगता है कि मतलब वो पुतिन कितने सीज़फायर्स उसने किए, कितने डील्स दिए गए, या बात पे अमल करेगा। उसी बात से ये लोग प्रोवोक हो गए, और जैसे कि राइट विंग में हमेशा हरप्रीत जी देखा ही गया है, और इनका जो मागा पूरा कैंप है, डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, एलन मस्क, सबका आप देख लीजिए। ये बड़े इनसिक्योर लोग हैं, इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही इनसिक्योरिटी पे है। हमेशा बोलेंगे कि आप खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हमें हमें ज़लील किया जा रहा है, हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये लैंग्वेज बड़ा फ़ैमिलियर है राइट विंग डिस्कोर्स में। राइट एंड स्पेशली ये बार बार ये कहना जेडी वैंस की तरफ से कि आप थैंक यू आपने एक बार नहीं बोला, और ये प्रोवोकेशन तब भी बढ़ गई जब एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा था कि ट्रूस के बारे में जब आप बात कर रहे हैं कि पुतिन ने बहुत बारी पहले भी जो है क्या आप समझते हैं कि ये ट्रूस होगा? सो ये सारी चीज़ों ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। हाँ, वो तो है, लेकिन आप देखिए कि जो जिस तरह से ज़ेलेंस्की को भी कोर्ट को लेगा, आप सूट काहे नहीं पहन रहे हैं? आपको सूट पहनना चाहिए। ये भी एक राइट विंग एक जर्नलिस्ट एक पोर्टल चलाते हैं, कोट अनकोट जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इस तरह से ज़लील करना कि भाई आप सूट क्यों नहीं पहन रहे हैं, और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया ज़ेलेंस्की ने कि जंग खत्म हो जाएगा तो फिर हम करेंगे। हम्म। बेसिकली ये बात कि उनको ज़लील करना, अ, हो सकता है कि ज़ेलेंस्की चाह रहे थे कि अब ये हो सकता है, अभी वी डोंट नो एक्चुअल फैक्ट क्या है। लेकिन पहला जो ड्राफ्ट था ट्रीटी का, जो द टेलीग्राफ ने लीक किया था, एक्सक्लूसिव उन लोगों ने 2 हफ्ते पहले निकाला था, उसके मुताबिक तो काफ़ी नेगेटिव ये ट्रीटी था यूक्रेन के लिए। मतलब यूक्रेन तो एक इम्पेरियलिस्ट एक ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है, ऐसा एक वो उसमें मुआहदे का जो लैंग्वेज था वो वैसे था। सेकंड, जो वाटर्ड डाउन कोट अनकोट वाटर्ड डाउन वर्जन दिया गया ट्रीटी, उसमें भी यूक्रेन का ही नुकसान हो रहा था। अब देखिए, हो सकता है ज़ेलेंस्की इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे इस बात से कि उनको इस तरह से वो डील करना है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये कितना कंट्रोल था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आउटबर्स्ट तो मुझे लग रहा है काफ़ी नेचुरल था। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को इतना नाराज़ मैंने नहीं देखा एटलीस्ट हम्म। पब्लिक लाइफ में अब तक, इतना नाराज़ कि वो बार-बार बोल रहे हैं कि मतलब यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो दैट, यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल, हमारे बगैर तो आप हो ही नहीं सकते। वो बात सही है वैसे, और उनके इवन बगैर। ये भी कहना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आप चाहते हो, ये एक बहुत बड़ी तोहमत जो है वो लग हाँ। गई। और ये भी कह देना कि उनको जता देना कि भाई तुम्हारी कोई बुक्कत नहीं है अमेरिका के बगैर, एंड यू कैन नॉट फाइट दिस वॉर विदाउट अस। हाँ, और ये बहुत ही अशोभनीय बात है, क्योंकि ये हर एक को मालूम है, इसीलिए तो वो आपके पास आए हैं। और ज़ेलेंस्की ने इसके बाद ये भी बड़ा सरप्राइजिंग चॉइस था कि फॉक्स न्यूज़ पे जाकर के उन्होंने उस इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू दिया है अलग। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते फॉक्स न्यूज़ के स्टूडियोज़ गए हैं। फॉक्स एक राइट विंग प्रो ट्रम्प चैनल है। वहाँ जाकर के फिर इंटरव्यू देना, 2 बातें हैं। एक तो ये कि ज़ेलेंस्की उसके बाद भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, आई एम एमेनेबल टू लॉजिक एंड रैशनल, जी। मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे साथ दोबारा बात करिए। लेकिन फॉक्स न्यूज़ पे जाकर के अपनी बात भी वो काउंटर करेंगे, क्योंकि सीएनएन की बात तो वो डायरेक्ट बोल देंगे कि अच्छा ये तो लेफ्ट विंग एक मीडिया है। तो फॉक्स न्यूज़ पे जाकर के उन्होंने उनको काउंटर किया वहाँ पर जाकर के कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, अगर मुझे सौदा नहीं करना है, अगर मुझे डील नहीं चाहिए, मैं क्यों आया हूँ अमेरिका में जंग के दौरान। तो वो अपनी बात क्लियर कर रहे हैं। एक बड़ा मैसेज है हरप्रीत जी लेकिन यहाँ पर, क्योंकि मुझे इससे लगता है कि देयर माइट बी सम मेथड टू दिस मैडनेस। वो ये है कि अमेरिका देखिए ओपनली रशिया के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, या डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के साथ जाकर के उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करना, रशिया को एग्रेसर बोलने से मना कर देना, अपने सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने यूएस ने ड्राफ्ट करके वो रेजोल्यूशन डाला, उसमें रशिया को एग्रेसर नहीं बोला गया है। और दूसरे रेजोल्यूशन में 93 वोट्स हक में पड़े, लेकिन अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट स्टूड वोटेड अगेंस्ट इट along with रशिया, नॉर्थ कोरिया was यूनाइटेड स्टेट्स। तो राइट। रशिया को क्या चाइना से अलग करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चाइना इज द रियल पावर। यूनाइटेड स्टेट्स जानता है ये बात। फिलहाल चाइनीज और रशियंस का एकदम बहुत मजबूत गठजोड़ है। चाइनीज इकोनॉमी पर, चाइनीज वेपन्स पर, चाइनीज पैसों पर रशियन फेडरेशन टिका हुआ है फिलहाल इस जंग में। चाइना से हटा देंगे, दोबारा इसको अपने पास ले आएंगे, तो फिर चाइना को कॉर्नर करना मुश्किल हो जाएगा। इस पे इंडिया भी राइट। कर सकता है।
मेरे ख्याल दैट्स अ से वेरी वो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आपने शेयर किया, क्योंकि डेफिनेटली चाइना और रशिया का जो स्ट्रॉन्ग अलाई है, इसमें वो तरेड़ लाने के लिए अगर कोशिश की जा रही है फॉर देयर बेनिफिट, तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर दूसरी तरफ जेडी वैंस की तरफ से ये भी कहना ज़ेलेंस्की को कि तुम तो कैंपेन कर रहे थे हाँ, ऑपोजिशन पार्टी के लिए, ये बड़ा एक अगेन स्ट्रॉन्ग बात है, और उसके ऊपर चुप्पी धारी रखी ज़ेलेंस्की ने, कुछ बोले नहीं वो। तो क्या हुँ। जो पुरानी कोई रंजिश है, वो तो नहीं निकालने की साथ में कोशिश की जा रही थी? नहीं, बिल्कुल हो रही है कि आप देखिए कि ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे पहले बोला था कि हंटर बाइडेन के खिलाफ एविडेंस देने के लिए हुँ, ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रम्प देखिए, उनको कोई मना कर दे या उनको इवन रिमोटली या इनडायरेक्टली अगर ज़लील करने की कोशिश करे, इस बात को भूलते नहीं हैं। हर बार ये बात सामने आ रही है। जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ उनके डायरेक्ट उनका मसला है, क्योंकि ट्रूडो के साथ उनका रिलेशनशिप प्रेसिडेंट से हटने के बाद अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है। ट्रूडो ने भी उनकी बड़े ओपनली ज़लील की है, उनको ज़लील किया है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जाकर के डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ बोला भी है। वही हाल इमैनुअल मैक्रों का भी है। वही हाल बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर का भी है। वही हाल भारत के मोदी साहब का भी है, क्योंकि आप देखिए जब मोदी साहब आए थे बाइडेन के लास्ट फेज़ में, जब ऑलरेडी इलेक्शंस हुए नहीं थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया था कि मोदी इज़ कमिंग टू मीट मी। उसके हुँ, बाद भी मिले नहीं, लेकिन उसका बदला उन्होंने ले लिया, अपने स्वेरिंग इन पे कोई न्योता नहीं किया। एक दूसरा जब ये इस बार गए मोदी साहब, तो उनको भी उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया। चलिए, गनीमत है कि इस तरह से ज़लील नहीं किया। हुँ, हुँ, लेकिन दोस्त-दोस्त बोलते हुए भी मोदी साहब को बहुत कुछ सुनाया, इंडिया के खिलाफ बातें की उनके सामने, वो हँसते रह गए, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी वो भूलते नहीं हैं और ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनको ज़ेलेंस्की को एज़ एन इरिटेंट भी देख रहे हैं हरप्रीत जी, क्योंकि उनको चाहिए कि ये जंग खत्म करे। डोनाल्ड ट्रम्प को अपना इंडिविजुअल एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है, दिखाएँगे दुनिया को कि भई मैंने अकेले ही कर दिया चुटकियों में। राइट। तो ज़ेलेंस्की एक इरिटेंट बन के सामने आए हैं। हुँ, रशिया हुँ, के साथ तो अपना मसला सुलझाना है, अब तो पूरा ब्रोमांस पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प का ओपनली आ गया है सामने। या और दोनों लीडर्स एक-दूसरे को की कितनी तारीफ़ करते हैं, आपने देखा ही है। जी, बिल्कुल। सो पर्सनल वेंडेटा हो गया, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन इस समय है, रशिया और चाइना की आपने बात की, ये भी एक मेजर फैक्टर है। पर जो ये मेजर पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका की, उसमें टुवर्ड्स यूक्रेन आया, इसके पीछे क्या रशिया के साथ करीब होना, यही मेजर एक है कारण, या आप समझते हैं कि एक और आपने पॉइंट को टच किया कि ही ऑल्सो वांट्स टू शो टू द वर्ल्ड दैट ही इज़ अ पीस ब्रोकर, और हुँ। उन्हीं की वजह से ये जंग जो पिछले कई सालों से चल रही है, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं और समाप्त करवा दिया उन्होंने। क्या हुँ। ये भी कोई एक पर्सनल उनका इमेज जो है उसको इन्फ्लुएंस, ये भी एक कारण हो सकता है? ये दोनों कारण हैं और इसमें साथ में एक और कारण हो सकता है, यूरोपियन यूनियन को कमज़ोर करना। हुँ, हुँ। देखिए, यूरो यूएस डॉलर से ज़्यादा मज़बूत करेंसी है। यूरोप एज़ अ ब्लॉक बहुत पावरफुल हो सकता है। चलिए, उनके पास इतने हथियार नहीं हो सकते, इतनी फ़ौज नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो कंस्क्रिप्शन के ज़रिए रेज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर को उसको टक्कर दे पाना सिर्फ़ एक पावर ब्लॉक के पास पॉसिबल है, वो पावर है, वो है यूरोपियन यूनियन। हुँ, हुँ। अमेरिकन फाइटर्स जैसे हैं, उस हिसाब से वो भी बना सकते हैं। यूरोप अलग-थलग रहा है, अमेरिका के साथ नेटो में वो अलायंस में रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के पावर को चैलेंज भी किया है यूरोपियन यूनियन ने। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से यूरो आया, यूरो करेंसी आई, उसी टाइम से अमेरिका को प्रॉब्लम रहा है इस बात को लेकर के। डोनाल्ड ट्रम्प इस बात को लेकर के बड़े सेंसिटिव है हरप्रीत जी, इसीलिए तो ब्रिक्स को, अगर ब्रिक्स ने अलग करेंसी यूएस डॉलर के खिलाफ कॉमन करेंसी वो लेकर आए, तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। कितनी बार वो धमकियां दे चुके हैं। मोदी साहब के सामने भी बोल दिया ब्रिक्स इज डेड। क्यों बोल रहे हैं? एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल पावर ब्लॉक का उरूज डोनाल्ड ट्रम्प और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूरोप को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, वहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी फर्क है हरप्रीत जी। एक और चीज जो है इसी में, वो ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि दुनिया में एक राइट विंग, एक पॉलिटिक्स का उरूज हो रहा है। हुँ, राइट हुँ। विंग पावरफुल हो रहा है। इटली में giorgia मेलोनी, वो फार राइट पार्टी है। आप कह सकते हैं कि फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी की डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो। शी इज या द इनहेरिटर ऑफ द फैसिस्ट पार्टी का लेगेसी। पहली बार एक फार राइट की प्राइम मिनिस्टर बनी है। आप देखिए हंगरी में विक्टर ऑर्बन, वो भी डिक्टेटर हैं। विक्टर ऑर्बन को बुलाया था, giorgia मेलोनी को बुलाया था अपने इनॉग्रेशन में।
और जो अर्जेंटीना के फार राइट लीडर है मिले, उनको भी बुलाया है। तो उनके साथ मुलाकात भी की एलन मस्क ने भी जाकर के, उनको तो एक बहुत बड़ा चेन सॉ गिफ्ट किया है डॉज में राइट। जो है ब्यूरोक्रेसी को तोड़ने के लिए। तो आप देखिए कि एक उनको समझ में आ रहा है कि यूरोप में भी, रोमानिया में आप देखिए फार राइट का उरूज हुआ है। इस बार जर्मनी के इलेक्शंस में देखिए नंबर 2 पे अल्टरनेटिव फ्योर डॉइचलैंड एएफडी, ये पार्टी सेकंड नंबर पे आई है। उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये पार्टी और भी शायद मजबूत हो। जी। फ्रांस में ऑलरेडी राइट विंग का बोलबाला है। मरीन लेपेन की पार्टी इस बार प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शंस में ऑलमोस्ट वो बनी गई थी, लेकिन हो नहीं पाया। अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है फ्रांस में। तो अब देखिए उनको समझ में आ रहा है कि इन राइट के लीडर्स को प्रमोट किया जाए, उन देशों के साथ डील्स किए जाए, मुआहदे किए जाए जहां पर राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इनॉग्रेशन में ही क्लियर सिग्नल दे दिया है। बाकी जो देश और यूरोपियन वैल्यूज की अगर हम बात करें, हरप्रीत जी आप देखिए स्कैंडिनेवियन देश हो जितने भी हैं, और बाकी जो देश है ब्रिटेन है, फ्रांस है, इसमें बाय एंड लार्ज इनके प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स व्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग, जी। ज्यादा राइट विंग पार्टीज का इतना बोलबाला नहीं होता है। उसी चीज को तोड़ने के लिए अब वहां पे फर्क कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन को अलग थलग करने के लिए रशिया को जो है वो लेकर के आ रहे हैं अपने पास। और उसके साथ बाकी इटाली इटली वगैरह का भी आप देखिएगा आने वाले टाइम में क्या रोल हो सकता है। राइट। वो एक तो सो राइट। क्वेश्चन ये खड़ा होता है जी कि रशिया एग्रेसर जिसने कि अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन जो है उनका जो छवि है एज ए डिक्टेटर जानी जाती है कि कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो उसको या तो मार दिया गया है या उसको जेलों में बंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए एक डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लीडिंग डेमोक्रेसी, इसका क्या इम्पैक्ट खास तौर के ऊपर नेटो का जो अलायंस है और वेस्टर्न यूनिटी जो है उसके ऊपर क्या पड़ेगा? क्योंकि कल यूरोपियन लीडर्स के बहुत सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की के हक में आवाज़ खड़ी की है और ट्रंप को कहा है कि उन्होंने एक तरह से बुली करने की कोशिश की है। तो ये तो नेटो का जो अलायंस है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूक्रेन को जो पहले कहा गया था कि आपको मेंबर बना लिया जाएगा नेटो का, इसका विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो नेटो अलायंस है उसको किस तरफ लेके जाएगी? देखिए नेटो तो अपनी जगह पर है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए वो मजबूर कर रहे हैं पावर्स को, यूरोप के देशों को, कि आप नेटो में इन्वेस्ट करिए, अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आप उसमें डालिए, अपने फोर्सेस को इतना बढ़ाइए कि आपको अमेरिकन अम्ब्रेला की जरूरत ना पड़े, या अमेरिकन मिलिट्री पावर पर जो डिपेंडेंस है आपका वो घट जाए। मतलब ठीक है, वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई हम जो आपकी जो है आपके मुहाफिज बने बैठे हैं, हम पर ही हमेशा ये जिम्मेदारी, क्योंकि हम आपकी दिफा में हम खड़े हो जाएं, तो आप खुद भी कुछ करिए। लेकिन ये एक मैसेज भी है। आप डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि रशिया के साथ रिलेशंस बेहतर हो? एक मल्टीपोलर दुनिया, ऐसे डिक्टेटोरियल जिसका एक रवैया है, वैसे एक लीडर के लिए बड़ा मुश्किलदेह होता है। ही वुड रादर हैव फ्यूअर ओपोनेंट्स दुनिया में, 2-3 या शायद एक ही उनके अलावा बड़ा दादा हो कोई फील्ड में जिसके खिलाफ जो है वो अपना कर सके, जैसे पहले कोल्ड वॉर के जमाने में होता है। ये मल्टीपोलर दुनिया जब बन गई पोस्ट 1991 हरप्रीत जी, इससे इन लोगों का जो है कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पे कि चाइना इस तरह से एक बड़ा पावर बन जाएगा, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा पावर ब्लॉक अपने आप में वो बन जाएगा। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट इनको नहीं पसंद है, तो वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह से एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ फिर से चले जाएं। या हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि ये सारे पावर्स जो हैं, चलिए किसी ने पहले यूरोपियन यूनियन को इस तरह से जलील नहीं किया, या यूरोपियन लीडर्स को इस तरह से जलील नहीं किया जिस तरह से ये कर रहा है, लेकिन हमेशा डिपेंडेंट तो रहा है यूरोपियन यूनियन मिलिट्री के लिए नेटो नेटो अलाइज जो है। अभी वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे रहमो करम पर रहिए। तो ये बड़ा अजीब किस्म का गठमट है हरप्रीत जी। एक तरफ आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका जैसे था कि हम अपने में ही रहेंगे, हम जो है ये वी आर पीपल ऑफ पीस, हम डील्स राइट। करेंगे, हम हमारे अपने इंपेरियल कॉन्क्वेस्ट भी हैं, पैनामा में हो कहीं और हो, वो सब भी वो कर रहे थे। लेकिन बाय एंड लार्ज एक इमेज देना कि हम ऐसे हम इंटरनली हम कोशिश करेंगे खुद को रखने का, एक वो प्लस इंपेरियल इंटरेस्ट, फिर से इन दोनों का बड़ा अजीब गठमट इस बार हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के टाइम पर। और ये मेरे ख्याल से जो हमारी जो समझ है हरप्रीत जी, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की, वो समझ अब गड़बड़ा गई है, क्योंकि हमें ये सिग्नल समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हो राइट। सकता है जो बातें मैं कह रहा हूं उसमें से कोई भी वैलिड ना हो,
हो सकता है ये स्पर ऑफ द मोमेंट उनका आ गया हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ जमीन पर जो चीजें हो रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही है, आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज ट्रू एट सम लेवल। राइट। और ये इस बार हम एक यूनिक मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट हम देख रहे हैं कि जहां एब्सोल्युटली। पर अमेरिका, हालांकि उसने किया है, एक्सप्लॉइट किया है, अमेरिका की दोस्ती भी खतरनाक, अमेरिका की दुश्मनी भी खतरनाक, वो तो कहा ही है, एक मुहावरा ही बन गया अभी तो। लेकिन अब पहली बार अमेरिका एक सिग्नल दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के जरिए कि अब किसी ताकतवर का कमजोर देश पर हमला करके उस पर कब्जा करना ये जायज है। हम्म। ये एक खतरनाक मैसेज कोट अनकोट लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड की तरफ से आया है। मेरे ख्याल से ये एक यूनिक मोमेंट है हिस्ट्री में बड़ी। राइट। तो मनी जी, यूएस की जो फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट है यूक्रेन को बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर ये जो कुछ अब चल रहा है, आपको लगता है कि यूक्रेन जो है वो ऑल्टरनेट पार्टनरशिप्स की तरफ जा सकता है क्या, चाइना की तरफ या और जो मुल्क हैं यूरोप के? और क्या यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो अमेरिका को साइडलाइन करके यूक्रेन का हाथ पकड़ सकते हैं? क्योंकि ये भी बातें चल रही हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूक्रेन को जो मिलिट्री एड है वो बंद भी कर सकते हैं। तो इस विषय के ऊपर आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स को। प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है जी ब्रिज मोहन एंड एसोसीएट्स वालों। ब्रिज मोहन जी मन्ने परमन्ने वकील ने, पिछले 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 598 0988 604 598 0988। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ bridgemohan.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਆਫਿਸਿਸ ਜੋ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 507 6666 604 507 6666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ, PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 604 597 2284 604 597 2284 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਦ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਸ ਦੇਣਗੇ। 604 507 6666 604 507 6666 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਮੁਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬਲ ਸਪੈਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ने, उस बारे ऐसी गलबात कर रहे हैं। सो मेरा सवाल मनी जी आपसे था कि क्या यूक्रेन अमेरिका को छोड़ के किसी और का हाथ पकड़ सकते हैं? हाँ, अब क्योंकि मजबूरी अगर होगी तो जरूर कर सकते हैं, और करना शायद पड़ भी जाए, क्योंकि आप देखिए कल जो यूक्रेन की तरफ से जो आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन वहां पे जो प्रेस ने रिपोर्ट किया है वो ये कि लोग जो है इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे शाम के टाइम पर यूक्रेन में जो भी हुआ है अमेरिका में। इन दोनों हजरात, मतलब तीनों के बीच में जो हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था चलिए, वो इट वाज अ मीडिया ओपन था वहां पर। तो उसमें मैं यूक्रेन को, जो एक यूक्रेनियन लोगों को किएव की सड़कों पर पूछा गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई वी आर विद आवर गाय। अब इलेक्शन अगर हो जाता है फर्ज कीजिए, तो 95% उसको ही, उसी को वोट पड़ेगा, ज़ेलेंस्की को। क्योंकि एक होता ना कि आप एक उनकी अना पर आप चोट कर रहे हैं जी। आप नेशनल प्राइड पर चोट कर रहे हैं। अपने लीडर को इस तरह से जलील होता हुआ देख करके किसी के भी गैरत में लहर उठ जाएगी, और ये उठी भी है यूक्रेनियंस की। तो अब तो और भी ज्यादा तेज वो लड़ेंगे। ठीक है, उनके मैन पावर कम है, असला कम है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये हो रही है कि ब्रिटेन ने तो ऑफर किया है कि हम तो अपने सिपाही भेज सकते हैं। अब आप देखिए कनाडा ने भी ये बात कही है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने, नहीं कि $5 बिलियन का तो अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ बोल रहे हैं कि इस बारे में भी हम सोच सकते हैं। अभी भेज पाएंगे नहीं भेज पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन यूरोप के देशों को, खास करके वेस्टर्न यूरोप के देशों को ये शायद अब चुनाव करना है कि क्या वो अपने फौज भेजेगा। अगर फौज भेजती है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि रशियन फेडरेशन के फोर्सेस का अगर ब्रिटिश
या कनेडियन या किसी और देश के सिपाहियों पर अगर हमला होता है, वो मारे जाते हैं, तो फिर इट विल बी अ ग्रेटर एक्ट ऑफ वॉर। तो ये शायद रशिया के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये राइट। उस मोमेंट पे हम हैं। अम, लेकिन फिलहाल रशिया का चाइना के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। चाइनीज भी ये बात समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने ही जो रोड़े अटकाए हुए थे यूएस ने, कि हम्म। उस इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर, पुतिन पर इतने जाती तौर पे क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ, आईसीसी का एक क्रिमिनल कोर्ट का एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ पड़ा है। तो ये सब होने के बावजूद अगर अमेरिका जाकर के उसके साथ उसकी ताईद में खड़ा हो जाता है रशिया की, तो फिर वो खौफ रहेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। फिर अमेरिका के साथ डील करना शायद आसान ही हो जाए नेक्स्ट अगले 4 सालों में रशिया के लिए। तो चाइना फिर क्या करेगा? तो चाइना को भी अपना वो करना पड़ेगा, प्रेशर वो डालेगा। अभी आई मीन चाइनीज़ साइड का हमने कुछ सुना नहीं है फिलहाल। हम्म। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका को नाराज करना चाहेंगे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को? जस्टिन ट्रूडो साहब भी ये सोच रहे हैं हम्म। फिलहाल, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को कोई क्रिटिसिज्म उन्होंने नहीं लिखा है। आप देखिएगा, किसी भी लीडर ने, मेलानी जोली ने ट्वीट किया, क्रिस्टिया फ्रीलन ने स्लावा यूक्रेनी करके ट्वीट किया, बड़े जितने हमारे कैबिनेट के नेता हैं, लीडर्स हैं कनेडियन गवर्नमेंट के फेडरल पे, किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है। या हमने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, वी आर विथ यू हम्म। आवर ऑफ क्राइसिस, लेकिन ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो But ये isn't saying that we are with Ukraine when हाँ, all this fallout has happened, doesn't it mean that ये ट्रंप का चाहे नाम नहीं ले रहे, बट इनडायरेक्टली तो यही बात है कि भाई तुमने जो कुछ किया हम उसके साथ नहीं, हम तो यूक्रेन के साथ हैं। अब ये डिपेंड करेगा ट्रंप पर कि वो किस तरह से इस पर ऑफेंस लेते हैं, लेते भी या नहीं। जितना हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, पर्सनली अगर उनको कोई जलील करता है उनका नाम लेकर के, देन ही गेट्स इन्फ्यूरिएटेड। अब नहीं नाम लिया गया है, जैसे अब वो अपनी बात से भी मुकर जाते हैं। जैसे जेलेंस्की को डिक्टेटर बोल दिया था, प्रेस ने जब पूछा पूछा उनसे, तो उन्होंने डिड आई से दैट, नो आई डोंट थिंक सो, मैंने तो नहीं बोला, राइट। पलट गए उनकी बात से। नहीं, तो उनके लिए वो मैनूवर करना बड़ा आसान है। नाम जब तक नहीं लिया जा रहा है, ही इज ओके विद दैट। नाम ले लिया, जलील कर दिया, तो फिर वो इस बात को भूलेंगे नहीं। हो सकता है अभी भी ना भूले, क्योंकि हमें देखना है कि आप 4 तारीख को कनाडा पर टैरिफ लगाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। जी। टैरिफ्स ना सिर्फ कनाडा पे, मेक्सिको पे, बल्कि यूरोपियन यूनियन के भी ऊपर भी इन्होंने टैरिफ्स की बात की है, और हाँ, इंडिया भी उसमें शामिल है। सो नो डाउट ये तो एक इशू बड़ा ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण है, और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो हैं होंगे। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि इस फॉल आउट से क्या आप समझते हैं मनी जी के जो यूरोपियन मुल्क हैं, क्या वो उनका एफर्ट्स जो हैं बढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डिफेंस अलायंसेस की तरफ? हाँ, वो तो कह ही रहे हैं कि हमें अपना डिफेंस फंडिंग स्पेंडिंग बढ़ाना है। कनाडा भी यही बात कह रहा है। इनफैक्ट कनेडियन जो, चाहे वो लिबरल पार्टी के सपोर्टर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी के, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो बात हम देख रहे हैं कहते हुए लोगों को, हर कोई बोल रहा है कि वी नीड टू एक्सपेंड आवर मिलिट्री। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है हरप्रीत जी, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले जनरल जेनी कैरिनन, कनेडियन फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ, हम्म। उन्होंने जो बात कही, उनकी तरफ से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो बात कही गई है कि कनाडा अपने मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्म्स रिलैक्स कर रही है। या अगर किसी को दमे की शिकायत है, किसी की नजर कमजोर है, कुछ और भी शिकायतें हैं, वो भी फौज में जा सकता है, क्योंकि आपको भरना है, आपका फोर्स एक्सपेंशन करना है। एक एक्टिव स्ट्रेंथ 70,000 या 75,000 तक आपको पहुंचना है, उतना उन्होंने दिया है। 13,200 लोगों की कमी है, उसको भरना है। तो ये रिलैक्सेशन क्यों किया जा रहा है हरप्रीत जी? ये इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि नाउ वी कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, कम से कम इस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत तो नहीं। तो वो अपना कर रहे हैं। यूरोपियंस वो अपनी बात कर रहे हैं। अब देखिए, दोबारा से जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस में जो बातें हो रही हैं, जो यूरोफाइटर टाइफून जो उन्होंने बनाया था, जर्मनी था कंसोर्शियम में, स्पेन था, इंग्लैंड था, फ्रांस हट गया था, फ्रांस ने अपना रफाल बनाया, जो इंडिया ने भी खरीदा है। तो ये एक बार फिर से वेस्ट यूरोप के उन देशों का हो सकता है हम एक मिलिट्री अलायंस देखें कि हमें अपना असला बारूद खुद ही बनाना है, और अमेरिकन असला बारूद के बराबर, कम से कम उतना इफेक्टिव हमें बनाना है। क्या चाइनीज के साथ वो अपना रिलेशन सही करेंगे, वो भी देखने लायक बात होगी हरप्रीत जी, क्योंकि इन सारे देशों का, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइनीज पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। इन सब की इकोनॉमीज चाइनीज इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। तो चाइना एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक हुकुम का इक्का है, जो अभी खेला नहीं गया है।
तो वो लेकिन हमें ये चाहे खेला नहीं गया, पर इसमें ये भी हो सकता है जी कि अब नई ट्रूस जो है उसमें पुतिन ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट को बिठा के सुलह करने की कोशिश करें, अगर वो हो इस सकता है, तरीके का माहौल बन रहा है तो। वो हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए इनॉग्रेशन में शी जिनपिंग को जब बुलाया गया था, उन्होंने आने से मना कर दिया था। या तो चाइना अभी भी देख रहा है, क्योंकि चाइना देखिए चाइनीज़ फ़लसफ़ा जो है उनका मिडल किंगडम वाला, वो भी बहुत दिलचस्प है देख। हम्म। लगता है कि ऊपर खुदा की हुकूमत, बीच में हम लोग और हमारे नीचे बाकी लोग। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के रहते, इस गवर्नमेंट के रहते, चाइनीज़ क्या अमेरिका की सरपरस्ती कबूल करेंगे? मुझे नहीं लगता है हरप्रीत जी। क्योंकि चाइना के पास जो एडवांटेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास नहीं है। चाइना का एक बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है, इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो यंग नहीं रहेगा, लेकिन एक एजुकेटेड, तैयार हर हिसाब से एक वेस्टर्न एजुकेटर भी उन्होंने अपना ग्रुप एक बना लिया है जो या वापस आ रहे हैं। तो ऐसा एक पावर ऑलरेडी, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, उसके साथ एक एक ट्रेन्ड, वेल प्लेस्ड मैन पावर है उनका। वो एक बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसेट है, यूनाइटेड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। चाइनीज़ को अभी अब देखना पड़ेगा वो किस तरह से वो अलायंस देते हैं। इसमें छोटा-सा एक एलिमेंट इंडिया का भी है, जी। क्योंकि इंडिया को भी ये सोचना है कि चाइनीज़ को कमज़ोर, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो ब्रोमांस मोदी साहब के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, जितना हम्म। पुतिन के साथ हो रहा है। क्योंकि पुतिन के पास रियल पावर है, मिलिट्री पावर, जो कि इंडिया के पास नहीं है, वो जी। अमेरिका को कम। हम्म। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी कोई अलायंस होता है, रशिया, अमेरिका, इंडिया, कह नहीं सकते, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी हो सकता है। तो क्या इंडिया एक की रोल प्ले कर सकता है? यहां पर इंडिया के लिए भी एक लेसन है। वो ये है कि उसने देख लिया कि यूक्रेन के साथ क्या हुआ। अब क्या वो अमेरिका के लिए अपने रिलेशंस चाइना के साथ बिगाड़ के रखेगा? या क्या रखना चाहिए उसको? क्या हम्म। अमेरिका का एशिया में लेफ्टिनेंट बनना उसके लिए मंजूर होगा? क्या ऐसा होना चाहिए? ये लेसन मेरे ख्याल से नई दिल्ली में भी ये लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद लिया भी जाए, आई डोंट नो। राइट। लेकिन ये आने वाले वक्त में लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो रहेगी हरप्रीत जी, बिल्कुल जी, क्योंकि ये सारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, पर सवाल ये अगेन और खड़ा होता है कि ट्रंप बाकी अपने अलायंसेस को, एलाइज को नज़रअंदाज करके रशिया के साथ और ख़ास तौर पर व्लादिमीर पुतिन के साथ जो ये दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जबकि उनको डिक्टेटर कहा जा रहा है, जबकि उनका जो पास्ट है वो सब जानते हैं। सो आपने पहले भी चाइना का फैक्टर बात की, लेकिन सारे जो अलायंसेस पहले एग्जिस्ट करते हैं, ये तो पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो जाएगा। कोल्ड वॉर में सिर्फ 2 ही ब्लॉक थे, जिसके अंदर नेटो था और दूसरी तरफ हमारा, हम देखते हैं कि रशिया के साथ जो मुल्क जुड़े थे, लेकिन वो भी टूट गया। और अब अकेला रशिया जो है वो इवन यूक्रेन के ऊपर भारी नहीं हो सका। कितने सालों से जंग चल रही है, कितना बड़ा मुल्क है। इट कुड हैव easily overpowered Ukraine, but despite all the best efforts, they could not do it. So what can be the major reason कि वो अपना हाथ इतना बढ़ाना चाहते हैं और ये ट्रूस ला के बेहतर संबंध रशिया के साथ करना चाहते हैं अपने दूसरे दोस्तों को नाराज करके? क्योंकि वही है कि उनको देखिए, उनको फायदा वहां पे दिख रहा है हम्म। कि उनको देखिए, चाइना इसीलिए एक बड़ा प्लेयर है कि अगर आप पुतिन को अपने पास ले आए, अगर उनको लगता है कि हम कर सकते हैं ये काम, कि चाइना से थोड़ा अलग थलग कर देंगे, क्योंकि देखिए 60s में भी ये हुआ था, लेट 60s अर्ली 70s तक आते आते अब चलिए वो हो गया था। रिचर्ड निक्सन ने जिस तरह से चाइना को, वो यूएस सोवियत यूनियन से वो अलग थलग कर दिया, अमेरिका के नजदीक लेके आए। एक साइनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था 67 में, लेट या 60। तो उसके बाद से देखिए किस तरह से चाइनीज ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, उनसे फायदा पहुंचा उनको, और वो एक बड़ी इकोनॉमी बन के आज अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। अब आलम यह है कि चाइना को अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बार बार, हालांकि शी जिनपिंग के बारे में कोई कटु शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने, जी। लेकिन ही डोंट अंडरस्टैंड, अमेरिका को समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ी पावर है चाइना, और ये उनका बिल्कुल एक मुखालिफ बन सकता है, ऑलरेडी है। उसको तोड़ने के लिए रशिया को उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से निकालना बहुत जरूरी है। रशिया अगर बाहर निकल आएगा, यूरोपियन यूनियन में अभी भी उस हिसाब से कोई मिलिट्री पावर तो उनके पास है नहीं जी। कि अमेरिका को डायरेक्टली जाकर के चैलेंज कर दे। अभी भी बहुत सहम सहम के रह रहे हैं, देखिए इतना कुछ होने के बाद भी। तो उनको समझ में आ रहा है कि रशिया को तोड़ेंगे चाइना से तो एक फायदा होगा, दूसरा ये यूक्रेन में जो रेयर अर्थ है
रशिया ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है, जो 20 हमने इलाका जो जीता है वहां पर हम माइंस, आपको हम इजाजत दे देंगे, आप माइनिंग करिए यहाँ पर आकर के, हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो ये अगर फायदा पहुंचता है अमेरिका को, अमेरिका मना क्यों करे? उसने इराक में भी जाके भी तो वही किया था। या ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम उसने किया था गल्फ वॉर के बाद। वो क्या था? तेल लेंगे, उसके बदले में हम खाना देंगे आपको। या तो ये अमेरिका वो करता आया है, उसके इंटरेस्ट बिल्कुल वहां पर है। हाँ, क्या ये मिसकैलकुलेशन है, क्या ये गैम्बल है? गैम्बल बिल्कुल है। मिसकैलकुलेशन है, वो तो वक्त ही बता पाएगा। एब्सोल्युटली जी, फिलहाल एब्सोल्युटली। आखिर इस में ये सिलसिले बताइए कि क्या आप फोरसी करते हैं कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो सकता है ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, या हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? या जिस तरीके से कल हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ने प्रेशर इतना बुली किया गया लेकिन उसके बावजूद वो बात करते रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बहुत कुछ बता रही थी, और ट्रंप जैसे गुस्से में आ गए। ये सारी चीज़ों के बावजूद क्या अभी भी कोई रास्ता है रेजोल्यूशन का, या थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ हैंड? नहीं, हफीज जी, वो तो कभी डिप्लोमेसी में तो क्या होता है ना कि आज किसी को जलील कर दिया, कल उसके साथ जो है गले मिलके जो है बैठ के खाना भी खा लेंगे। तो ऐसा तो होता ही रहता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पलट के वो वापस आ जाते हैं व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है बोलते हैं, प्रेस में पूछा अगर जाए तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, अपनी बात से वो मुकर जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। हम्म। लेकिन क्या अमेरिका के हित में ये होगा, क्या यूक्रेन के हित में होगा, वो उनको देखना है अलग अलग पार्टीज को। यूक्रेन के लिए बड़ा मुश्किल है। जेलेंस्की का बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी टेंस है क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अमेरिकन पैसा, अमेरिकन वेपनरी अगर नहीं आएगा तो उनके लिए इस जंग को चलाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने दिया है, बिल्कुल दिया है, हथियार दिए हैं, टैंक्स दिए हैं, कनाडा ने भी अपने टैंक्स दिए हैं, जर्मनी ने सबसे ज्यादा क्या टैंक्स दिए, आयरलैंड ने देखिए किस तरह से उन्होंने मदद करी है। तो पोलैंड ने अपना कितना कुछ दिया उन्होंने। तो ये सब उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी रशिया के साथ मैदान में उसको बनाए रखने के लिए एनफ नहीं है। अगर मैन पावर का क्राइसिस है तो अमेरिकन मिसाइल्स, अमेरिकन जेवलिन मिसाइल्स तो ट्रंप ने दिए। तो हम्म। अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आते ही यूक्रेन का फर्क बहुत पड़ा है, वो समझ में आता है उनको। लेकिन फिर भी अपने नेशनल रिसोर्सेस का सौदा करना किसी भी राजनेता के लिए आसान तो नहीं है। तो हम्म। वो मुल्क के साथ गद्दारी होगी, मुल्क को बेच देना होगा, इस तरह का भी एक इल्जाम लग सकता है। तो बहुत कुछ उनको देख करके इट्स नॉट फन टू बी इन व्लादिमीर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शूज, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना भी आसान नहीं है हरप्रीत जी, इसीलिए तो हर कोई जाकर के उनको मक्खन ही लगा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन भी गए, उन्होंने जी। फैक्ट किया लेकिन मक्खन तो मारा। कियर स्टारमर तो मक्खन लगाते ही रह गए। मोदी साहब तो इतना मक्खन लगाया कि वो हंस हंस के आप जब इंडिया को जलील किए, हंस हंस के वापस भी आ गए। तो इस तरह से वो उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दादा है, इसके साथ डील करने का यही तरीका है। जेलेंस्की ने वहां पर जाकर के मुंह खोल दिया, पलटवार कर दिया, वहीं पे बात बिगड़ गई। डोनाल्ड जी। ट्रंप जैसे लोगों को, डेमागोग्स को चैलेंजेस पसंद नहीं होते हरप्रीत जी। ये तो हम एब्सोल्युटली। वेल अगेन सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डायर फॉर यूक्रेन राइट नाउ, जो बनी पड़ी, और आने वाले समय में भी अगर यही स्टैंड अडॉप्ट किया गया ज़ेलेंस्की की तरफ से तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बट डेफिनेटली शायद कुछ बाहरले मुल्क या कुछ और लोग जो हैं वो बीच में पड़ के कुछ सुलह की कोशिश करें। एक और बात जो है, जैसे ट्रंप बार बार ये दोहरा रहे थे कि $350 बिलियन वो यूक्रेन को दे चुके हैं। एक्चुअली आई वाज जस्ट रिसर्चिंग, तो उसमें मैंने पाया कि $174.2 बिलियन जो हैं वो सप्लीमेंटल फंडिंग में जो हैं वो अभी तक गए हैं, जिसमें मिलिट्री एड है और बहुत कुछ है। सो फिगर्स को भी डिस्टॉर्ट करके, वो तो आम तौर के ऊपर हम देखते हैं। ट्रंप साहब जैसे कनाडा की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा गैप है, जो सरप्लस का है, वो तकरीबन $70 बिलियन है, उसको भी इन्होंने 200 बिलियन कर दिया था। तो 2 बिलियन कर दिया था, माफ़ी चाहता हूँ, 70 मिलियन है जबकि इसको 2 बिलियन कर दिया था। सो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इसके साथ आखिर में चाहे ज़ेलेंस्की स्टैंड कर गए, उनकी अपने लोगों में इज़्ज़त बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक तरीके का वो बन गए, वैरी बन गए डोनाल्ड ट्रंप के, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरफ को बात जाती है, क्योंकि अगर ये सॉल्व ना हुई तो यूक्रेन के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का समा आ सकता है। एनीथिंग इन कंक्लूजन? नहीं, आई फील फॉर ज़ेलेंस्की क्योंकि इट वाज टफ बीइंग इन हिज पोजीशन। और कल जिस तरह से वो आए और इस तरह से उनको जो जलील किया गया, मुझे राइट विंग से हमेशा यही शिकायत होती है कि गैर मुनासिब बात हर प्लेटफॉर्म में जाकर के बोलते हैं। उस जर्नलिस्ट का, कोट अनकोट जर्नलिस्ट, में तो जर्नलिस्ट नहीं मानता ऐसे जी। प्रोपेगेंडिस्ट को, उस बंदे को जाकर के ये बोलना
जो जूझ रहा है अपने देश में, लड़ाई कर रहा है, बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रेसिडेंट हो, तुम सूट पहन के काहे नहीं आए? राइट। तो सवाल, और जेडी वैंस साहब हँस रहे हैं उस टाइम पर, वाइस प्रेसिडेंट। हम्म। मतलब अब आपके सामने इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर है, वो जलील हो रहा है, आप देख के हँस रहे हैं, हँस-हँस के आप उसको एनकरेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसी टाइम पे इंटरवीन करना चाहिए था कि आप अगर पहन के आए हैं कुछ भी, डिसेंटली आए हैं ना, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अच्छा बोला उन्होंने जी। कि लड़ाई के बाद मैं ले लूँगा, हो सकता है आपके जैसा ही या फिर थोड़ा-सा उससे कम एक्सपेंसिव हो। राइट। तो आई थिंक ही वाज वेरी फाइन। आई फील फॉर दैट मैन। लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने गलत कुछ बोला, ही शुड हैव अंडरस्टूड द पावर डिफरेंशियल, ही शुड हैव अंडरस्टूड, वो उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने देश को जलील होते हुए देख बहुत कम लोग होंगे, गैरतमंद लोग, जो अपना मुंह बंद करके निकल पाएंगे। जी, आई बिल्कुल। थिंक बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही उसने जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट हुआ, उस हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। आई थिंक ही वाज बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक जंग से 3 सालों से साइकोलॉजिकल डैमेज से जो आदमी जूझ रहा है, अपने देश को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उससे आप एक सूट की तवक्को रखते हैं, इतना ही है। राइट। कैलिबर इतना ही है कि बस सूट जी। पे आप बात करेंगे। आई थिंक आई फील फॉर दैट मैन, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हरप्रीत जी, ये बात कहना बहुत जरूरी है, रशियन फेडरेशन इज द एग्रेसर। उसने हम्म। हमला किया, वजह कोई भी हो, हमें ये नहीं चाहिए, नेटो में ये नहीं जाना चाहिए, वो आपके हो सकते हैं रीजंस, लेकिन इन्वेड तो आपने किया ना। बिल्कुल। आप कैसे एग्रेसर नहीं होते हैं? अब अमेरिका जी। कुछ भी करे, लेकिन वो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड विल नॉट चेंज। बिल्कुल। There's no doubt about it. Facts will not change, but the situation is changing very fast for Ukraine. And the sooner saner elements come forward and start discussing, it'll be better for Ukraine. नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल के आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਨੀ ਮੁਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਆਥਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਰਬਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 78 80 604 572 7880 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਗੇ। 604 825 9295 604 825 9295 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਤ ਜਿਊਲਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 593 1111 604 593 1111। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।